80 जमा लिखो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं और जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेडिंग है आपकी कूलाम बल का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स फोर्स। ये आपका पेपर पे दो तरीके से पूछा जाता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि कूलाम बल का सदिश निरूपण कीजिए, या तो आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को व्यक्त करता है। तो कोई भी चीज़ पूछी जाए आपको करना यही है। तो यहाँ पर बेटा जैसा कि आप हेडिंग से ही क्लियर समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर हमको सदिश रूप की बात करनी है। तो सदिश के लिए हम करते क्या है कि हल्का सा फ्लैशबैक में चलते हैं। और कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि यदि कोई भौतिक राशि लिखी हुई है जैसे ए और उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा हुआ है तो ये व्यक्त करता है ए के वेक्टर रूप को, अर्थात ए सदिश को, जिसको हम वेक्टर ए बोलते हैं। और ये वेक्टर पे आपका जब सदिश बनता है, मतलब ये वेक्टर जो है सदिश का इंग्लिश है, तो सदिश की परिभाषा ये होती है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। तो कुल मिलाकर के ये वेक्टर लिखा हुआ है तो इस पर परिमाण भी होगा, इस पर दिशा भी होगी। तो अब इसका परिमाण जो होता है वो बेटा मॉड से लिखते हैं। तो मॉड ऑफ ए, इसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होगा। और ए को यदि हम टोपी पहना दें तो इसको पढ़ते हैं ए कैप, जिसे कहा जाता है एकांक सदिश। इससे भी आप परिचित हो। यक्ष अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आपने पढ़ा होगा आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। ऐसे यदि कोई भी वेक्टर आपका बना हुआ है उसी की दिशा में यदि कोई सदिश होगा एकांक सदिश, तो उसी राशि के साथ आप उसको टोपी पहना दोगे तो वो उसका एकांक सदिश बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि एकांक सदिश आपका इसमें काम में आएगा। अब बेटा किसी भी चीज की अगर हमको स्थिति बतानी है तो उसके लिए हमको एक नियत पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम उसकी सिचुएशन सही तरीके से बता सकते हैं। तो अब हम करते क्या है कि कूलाम बल जो होता है वो दो आवेशों के मध्य लगता है, वो भी आवेश ऐसे जो स्थिर हों। तो अब वो स्थिर आवेश कहाँ पर हैं, तो उनकी स्थिति को देखने के लिए हम करेंगे क्या, हम कोऑर्डिनेट खींचेंगे। कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है बेटा अक्ष खींचेंगे और उस अक्ष पे हम आपको दिखाएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिसको कहा जाता है एक्स वाई समतल। क्या कहा जाता है? एक्स वाई समतल। ये आपका एक्स अक्ष है, ये इधर बेटा वाई अक्ष है। और हमने मान लिया कि दो आवेश जिनके बीच में कूलाम बल लग रहा है वो इसी समतल पर स्थित हैं। ये मान लिया Q1 है और इधर बेटा हमने मान लिया कि हमारा आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। और ये आपके प्रकृति में एक ही तरीके के हैं, अर्थात प्लस प्लस। प्लस प्लस मैंने इसलिए दिखाया कि यहाँ से आपकी प्रतिकर्षण की व्याख्या हो जाएगी। और आपको पता ही है कि जब विपरीत प्रकृति के होते हैं तो आकर्षण होता है, एक ही प्रकृति के होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। तो अब इसकी स्थिति को अगर दिखाना है बेटा तो हमको मूल बिंदु पे आना पड़ेगा। तो हमने मान लिया हमारा मूल बिंदु O है, अर्थात जो भी हम स्थिति लेंगे तो वो इनके बनेंगे स्थिति सदिश, मतलब स्थिति और साथ में आप दिशा भी बता दोगे। तो कुल मिलाकर के अगर बेटा हम Q1 को इस O से मिला दें तो ये जो लाइन आपकी बन गई है और ये तीर का निशान आपने Q1 की तरफ लगा दिया, ये बन गया Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, जो मैंने मान लिया R1 वेक्टर। तो यहां पर आप लिख दें जितनी चीज आपने की कि Q1 का स्थिति सदिश, मूल बिंदु से आए हैं तो लिख नहीं रहे लेकिन आप समझ के चलिए, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश जो आपने बेटा माना है वो है R1 वेक्टर।
अब दूसरा आवेश बेटा हमारे पास है, तो हम करते क्या हैं कि दूसरे आवेश को भी एक तीर का निशान खींच के, इस तरीके से लाइन खींच के इसको भी मिला देते हैं और ये तीर का निशान Q2 की तरफ लगा देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं R2 वेक्टर। तो आपको अब अगली लाइन पे मिल जाएगा Q2 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, ये आपका हो गया R2 वेक्टर। अब इनके बीच की दूरी बेटा हम मान लेते हैं R है। क्या है? R है। तो इनके बीच की आपने दूरी मान ली R। अब कूलाम का बल इन आवेशों पे लग रहा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, क्योंकि आपको पता है कूलाम का बल या तो आकर्षण का बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण का बल हो सकता है। अगर एक ही प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण का बल, अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण का बल। तो मतलब बेटा ये है कि Q1 पर जो बल लगेगा वो Q2 के कारण लगेगा और Q2 पर जो बल लगेगा वो Q1 के कारण लगेगा। और हमें पता है कि बल भी हमारी एक सदिश राशि है, तो हम मान लेते हैं कि इधर आपका बल और इधर बल, ये बल Q1 पर लग रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया F1, और किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण, तो नाम इसका टोटल पड़ा F12 और सदिश है तो लगा दिया वेक्टर और दिशा आपकी है प्रतिकर्षण के कारण बाहर की ओर। इसको हमने मान लिया। जो Q2 पर बल लग रहा है वो है F2, लगा कौन रहा है? 1, तो ये हो गया F21, दिशा हो गई इस तरफ। तो अब बल तो बेटा आ गए, लेकिन अब बल की स्थितियां हमको देखनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे सबसे पहले Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। यहां पे ये बल था Q1 का, Q2 के सापेक्ष तो F12 था। तो जैसे ये R1 है ये R2 है, तो इसका बेटा स्थिति सदिश R12 वेक्टर नहीं हो जाएगा क्या? कि जब यहाँ पे 1 पे बल लग रहा है 2 के कारण, तो स्थिति भी लेके आ रहे हैं 1 की 2 के कारण, तो आपकी R12 वेक्टर हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका इधर की तरफ Q2 का जो स्थिति सदिश होगा, तो Q2 का स्थिति सदिश बेटा Q1 के सापेक्ष, ये आपका इसके बल के हिसाब से R21 वेक्टर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब हम नाम लिख देते हैं। तो R21 की दिशा इस तरफ और ये आपका इधर हमने लिख लिया R12, इसकी दिशा इस तरफ। क्लियर? जो इनकी दूरी का परिमाण है वो R12 के लिए भी R है, मतलब Q2 भी R दूरी के कारण Q1 पे बल लगा पा रहा है और Q1 भी आपका इसी के कारण बल लगा पा रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लें, मैग्नीट्यूड पता है मॉड में लिखा जाता है, तो R12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ R21 वेक्टर इक्वल टू R। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई? क्लियर। अब बेटा हमको किसी भी चीज का अगर स्थिति सदिश लेना है, तो अब जैसे हम R12 वेक्टर लेकर आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि A वेक्टर को हम मॉड ऑफ A और A कैप लिख सकते हैं, तो ऐसे ही R12 वेक्टर को मॉड ऑफ R12 वेक्टर, और ये R12 कैप नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। ऐसे ही हम R21 वेक्टर को क्या कर सकते हैं कि R21 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ R21 वेक्टर, और ये आपका R21 कैप। दैट्स क्लियर। अब एक चीज और समझ लेते हैं, F12 की दिशा किसकी दिशा में है? R12 की दिशा में है, और F21 की दिशा जो है वो R21 की दिशा में है। इतनी बात क्लियर है? और जो ये कैप लगती है ये केवल बेटा बताती है दिशा, परिमाण से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहां पर चलते हैं और लिखते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से आपको पता है
कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फार्मूला होता है। तो अब हम चलेंगे पहले Q1 पर लगने वाले बल F12 की गणना के लिए। तो यहाँ पर सदिश की बात कर रहा है तो वेक्टर फार्मूला लिखेंगे आप 1/4πε0। ये आपकी एक अचर राशि है, एक नियतांक है जिसका सदिश से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये अदिश राशि होगी। Q1 Q2 ये भी आपकी अदिश राशियां हैं। और अब यहाँ पर आप करोगे क्या, R12 इसका परिमाण मतलब मॉड ऑफ R12, तो मॉड ऑफ R12 वेक्टर का होल स्क्वायर। अब सदिश लेके आए हो तो दिशा भी दिखानी पड़ेगी, तो इसकी दिशा है ये R12 कैप, तो इस पर आपने कर दिया R12 कैप। मॉड ऑफ R12 की वैल्यू बेटा कितनी है, R है, तो यहां पर हमारा आ गया F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², और ये दिशा बताने वाला सदिश R12 वेक्टर। समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर हो गई कि Q1 पर आपने बल की गणना कर ली। अब हम चलते हैं F21 की दिशा में, ये है R21 की दिशा में, और R21 की दिशा बताने वाला सदिश है R21 कैप। तो अब यहां पर आप करोगे F21 वेक्टर इक्वल टू फार्मूले का जो आंकिक मान मतलब नियतांक वाला मान वो सेम रहेगा, आवेश के परिमाण भी सेम रहेंगे। दूरी अब यहां पर हो जाएगी R21 वेक्टर मतलब मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा R21 कैप। सेम प्रोसेस पे आपके पास ये लिखा हुआ है कि R12 मॉड ऑफ और R21 जो मॉड ऑफ वेक्टर का मान है वो R के बराबर है। तो F21 वेक्टर इक्वल टू बेटा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये बन गया R21 कैप। समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बार फिर से इधर आ जाते हैं हम और कक्षा 11 वाली चीज पे चलते हैं कि अगर मान लो आपका किसी वेक्टर को लिखा हुआ है I12 कैप, तो आपको बताया गया होगा कि यदि इसकी हम दिशा चेंज करना चाहें तो माइनस का चिन्ह लगेगा और ये दिशा इसकी 2 से 1 की ओर हो जाएगी। ऐसे ही यदि हम J कैप लिखा है 1 के लिए 2 के सापेक्ष, इसको लिखना है 2 के लिए 1 के सापेक्ष, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ये J21 हो जाएगा। ऐसे ही K कैप 12 लिखा हुआ है तो माइनस चिन्ह लगाइए, K कैप 21 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब यहां पर लिखा हुआ है हमारा R12 कैप, तो R12 कैप लिखा हुआ है, तो अब हम यहां पर लिख देंगे कि हम जानते हैं, आपने यहां पे जान लिया कि I कैप 12 है, माइनस चिन्ह लगेगा तो 21 बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास R12 कैप है तो माइनस लगा दें बेटा, तो ये R21 कैप नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब इस R12 की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं। चलते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में बेटा जब आप पहुंचोगे तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये तो चेंज नहीं होगा। आपने R12 को लिखा है माइनस का R21, तो ये लग गया माइनस R21 कैप। इस माइनस को उठा दीजिए बाहर, तो माइनस का 1/4πε0 Q1 Q2/r², और ये है R21 कैप। अब समीकरण 2 से इतनी वैल्यू F21 वेक्टर की है, तो यहां पे आप कर दोगे समीकरण 2 से वैल्यू जब पुटअप करोगे तो F12 वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस का F21 वेक्टर। ये आपका ये बताता है, तो यहां से बेटा आपका आ गया, आप देख पा रहे हो कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2F1 वेक्टर। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि Q1 और Q2 पर लगने वाले बल एक दूसरे के परिमाण में बराबर हैं, परंतु दिशा में क्या हैं? विपरीत हैं।
तो न्यूटन का नियम यही तो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो आप यहां से कह सकते हो कि कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब न्यूटन की गति के तृतीय नियम को व्यक्त करता है।